हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी इकोनॉमी की चौथी क्लास है और पिछली क्लास में हमने नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और हमने दो मेजर्स भी देख लिए थे नेशनल इनकम के, जो कि थे जीडीपी और जीएनपी। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो अगर आप सबने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो वापस जाइए, हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में आपको पिछली क्लास मिलेगी। पिछली क्लास देख कर आइए, फिर आपको ये क्लास और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं हम कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास नेशनल इनकम के कुछ मेजर्स होते हैं, नेशनल इनकम मेजर करने के कुछ तरीके होते हैं। एक तो हमने देखा था जीडीपी और एक देखा था जीएनपी। अब जीडीपी और जीएनपी में हमें क्या क्या डिफरेंस हमने कल देखे थे कि जीडीपी का मतलब होता है जो कि ये एक बाउंड्री का कॉन्सेप्ट है। बाउंड्री यानी कि इसके अंदर जो ज्योग्राफी है, लोकेशन है, वो मैटर करती है। यानी कि प्रोडक्शन हुआ कहां, लोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर। और यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि प्रोडक्शन किसने किया, प्रोडक्शन बाय हुम, ये क्वेश्चन हम पूछते हैं। यानी कि अगर हम डिफरेंस देखें तो इनमें डिफरेंस ये होता है कि जीडीपी में हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन कहाँ हुआ। अगर प्रोडक्शन हमारे देश की या किसी भी इकोनॉमी की बाउंड्री के अंदर हुआ है, बाउंड्री यानी कि अगर हमारा देश है तो उस देश के अगर अंदर प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो किसी ने भी किया हो, चाहे फॉरेन नेशनल हो, चाहे इंडियन नेशनल हो, इंडियन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। जिसने भी देश की सीमा के भीतर प्रोडक्शन किया है, जिसने भी कुछ उत्पादित किया है, वो हमारे देश की जीडीपी होगी। और जीएनपी हमने देखा था कि इसमें बाउंड्री का मतलब नहीं है कि हमारे देश की सीमा के अंदर अगर किसी विदेशी कंपनी ने कुछ उत्पादित किया है, कुछ प्रोड्यूस किया है, तो वो हमारे देश की जीएनपी में काउंट नहीं होगा। हमारे देश की जीएनपी में सिर्फ वो काउंट होगा जो हमारे देश के नेशनल्स यानी कि भारत के नागरिकों द्वारा उत्पादित किया गया है। चाहे इसमें भारत के नागरिक चाहे भारत की सीमा के अंदर उत्पादित करें, चाहे भारत की सीमा के बाहर। हमने उदाहरण देखा था, रतन टाटा ने जगुआर कंपनी को एक्वायर किया, तो जगुआर कंपनी के हेडक्वार्टर्स और फैक्ट्रीज अभी भी ब्रिटेन में है, लेकिन वो उनका उत्पादन भारत की जीएनपी में काउंट होता है क्योंकि वो रतन टाटा भारत के नागरिक हैं। तो अब देखिए हम आगे चलते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। जीएनपी हमने पढ़ा था कि देखो, जीएनपी हमारे पास होता है, जीएनपी का फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आप फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको इसको समझना भी आपके लिए आसान होगा। तो जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद है। घरेलू उत्पाद मतलब जो देश की बाउंड्री के अंदर उत्पादित हुआ है, यानी कि जो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर उत्पादित हुआ है, चाहे वो किसी ने भी किया हो, चाहे विदेशी नागरिक या भारतीय नागरिक, ठीक है। प्लस फॉरेन इनकम यानी कि विदेशी आय। फॉरेन इनकम को हम क्या बोलते हैं, विदेशी आय। विदेश से हमने जो कमाया, विदेश से जो भी हमारे देश की आय हुई, ठीक है। अब इस विदेशी आय के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि इनकमिंग्स। और ये विदेशी आय कैसी होती है, ये विदेशी आय होती है नेट। और इसको हम अगर टेक्निकल टर्म इसके लिए देखें तो इसके लिए जो टेक्निकल शब्द है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, NFIA, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब क्या होता है कि हमारे देश की शुद्ध आय जो कि विदेशों से हमें प्राप्त हुई है। और शुद्ध का मतलब हमने क्या देखा था कि जिसमें से जो गया है वो हम घटा देते हैं। इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में अगली क्लास अगली स्लाइड में देखेंगे। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जैकलिन फर्नांडिस है। जैकलिन फर्नांडिस श्रीलंकन नेशनल है, श्रीलंका की हैं, लेकिन ये बॉलीवुड में कोई मूवी शूट कर रही हैं। इनकी मूवी ने 500 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें से जैकलिन फर्नांडिस जी को 2 करोड़ रुपए एज अ पेमेंट मिले। तो क्या वो इनका जीडीपी वो हमारे देश की जीडीपी में काउंट होगा? इन्होंने हमें सर्विस प्रोवाइड की, एंटरटेनमेंट सर्विस, उस वो सर्विस
क्या हमारे देश की जीडीपी में काउंट होगी? जी हाँ, बिल्कुल हमारे देश की जीडीपी में काउंट होगी, क्योंकि वो इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर हुई है। वहीं क्या वो इंडिया की जीएनपी में काउंट होगी? तो यहां हमारा जवाब होगा नहीं होगी, क्योंकि ये भारत की नागरिक नहीं है। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जीएनपी का मतलब क्या होता है। जीएनपी का मतलब ये होता है कि वो इनकम जो भारत के नागरिकों द्वारा प्राप्त की गई है, वो सेवाएं जो भारत के नागरिकों द्वारा प्रदान की गई हैं, वो वस्तुएं जो भारत के नागरिकों द्वारा उत्पादित की गई हैं। ठीक है, तो वहीं देखिए जैगवार लैंड रोवर हमारी कंपनी है और ये रतन टाटा जी हैं। तो रतन टाटा ने जैगवार को एक्वायर कर लिया। ठीक है, अब रतन टाटा ने जैगवार को एक्वायर कर लिया, तो अब जैगवार का जो भी प्रोडक्शन होगा वो भारत के जीएनपी में काउंट होगा, क्योंकि इस कंपनी को ओन कौन कर रहा है? एक इंडियन ओन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हम फॉरेन इनकम, जो हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड पढ़ा था, उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। सोचिए जैगवार लैंड रोवर जो कंपनी है, उसने एक साल में 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया, यानी कि 10 करोड़ रुपए जैगवार लैंड रोवर ने प्रॉफिट कमाया। और वहीं जो जैकलिन फर्नांडिस है, उनकी एक मूवी से उनको 2 करोड़ रुपए एज ए पेमेंट मिला। ठीक है, तो ये हमारे देश के अंदर जो इनकम है, ये हमारे देश के अंदर आ रही है, और ये जो इनकम है ये हमारे देश से बाहर जा रही है। तो जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड काउंट करेंगे, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसको प्लस वाले खाते में रखेंगे और इसको माइनस वाले खाते में रखेंगे। यानी कि हमारे देश की टोटल, अगर इस एग्जांपल को हम लेके चलें, तो हमारे देश की टोटल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि कुल विदेशी आय कितनी होगी? प्लस 10 करोड़ माइनस 2 करोड़, तो टोटल हो गया 8 करोड़। यानी कि ये जो 8 करोड़ हमारे पास आया, ये 8 करोड़ हमारी शुद्ध राष्ट्रीय आय जो कि विदेशों से प्राप्त है वो होगी, यानी कि 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 करोड़। ठीक है, शायद आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एप्पल कंपनी है जो कि इंडिया में कुछ प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, ये प्रियंका चोपड़ा है जो कि फिलहाल हॉलीवुड में काम करती हैं और इन्होंने हॉलीवुड में कुछ पैसा कमाया है। ठीक है, तो प्रियंका चोपड़ा जी अभी यूएस के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करती हैं और उन्होंने कुछ पैसा कमाया। और वहीं एप्पल कंपनी जो कि एक यूएस की कंपनी है और इंडिया में काम कर रही है, इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है, वो इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करके अपने मोबाइल्स बेच के, अपने लैपटॉप्स बेच के पैसा कमा रही है। ठीक है, तो अब एप्पल कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो देश से बाहर जाएगा और वो यूएस जाएगा। सपोज करो एप्पल कंपनी ने एक साल में 50 करोड़ रुपए एज अ प्रॉफिट कमा लिया। 50 करोड़ रुपए एप्पल कंपनी ने एज अ प्रॉफिट कमाया। ठीक है, वहीं पे प्रियंका चोपड़ा की एक मूवी यूएस में बहुत अच्छा काम कर गई और उन्होंने उन्हें एज अ प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए कमाए। तो आप देख रहे हो ये 10 करोड़ रुपए हमारे देश के अंदर आ रहे हैं और यहां से 50 करोड़ रुपए बाहर जा रहा है। तो इस एग्जांपल में हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितनी होगी? आपने पिछला एग्जांपल देखा तो शायद आप सभी बताने की स्थिति में है। तो आप सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए कितनी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होगी इस एग्जांपल में। अगर आपका अंदाजा है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 40 करोड़ रुपए होगी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, इतनी ही होगी। लेकिन क्या ये प्लस होगी या माइनस होगी? ये हमारे यहां से माइनस होगी, क्योंकि ये इतना पैसा हमारे देश के अंदर आया नहीं, हमारे देश से बाहर गया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो इन 4 स्लाइड से ही आएगा, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए ग्रोस नेशनल इनकम क्या होती है? इट इज द टोटल वैल्यू। वैल्यू हमने पहले भी देखा था। वैल्यू हम किस टर्म्स में कंसीडर करते हैं जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं? तो इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि मोनेटरी वैल्यू, पैसे की कीमत, पैसे में उनकी कीमत, मनी के साथ तुलना करके जो उनकी कीमत है वो। और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब होता है। जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, यानी कि जो बीच की वस्तुएं होती हैं जो कि डायरेक्ट मार्केट में हमारे पास नहीं आती, बाजार में नहीं आती, उनको हम फाइनल में कंसीडर नहीं करते। केवल मार्केटेड गुड्स यानी कि बाजार में उतारी गई वस्तुएं ही हम फाइनल गुड्स कंसीडर करते हैं, यानी कि अंतिम वस्तुएं, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, वो उनका जो उत्पादन हुआ बाय द सिटीजन्स ऑफ अ नेशन,
यानी कि हमने क्या देखा कि सिटीजन्स ऑफ अ नेशन, यानी कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि उत्पादन किया किसने, ये नहीं कि उत्पादन हुआ कहाँ। चाहे कोई भी इंडियन आदमी सऊदी में काम कर रहा है, यूएस में काम कर रहा है, कनाडा में काम कर रहा है, वो जो भी पैसा कमाकर हमारे देश के अंदर भेजता है वो इंडिया के ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में काउंट होता है। और जितनी भी फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में काम कर रही हैं वो जो भी पैसा बाहर भेजती हैं वो हमारी जीडीपी में से घट जाता है और तब हमें जीएनपी प्राप्त होता है। ठीक है। इन अ फाइनेंशियल ईयर हमने पिछली क्लास में देखा था कि भारत फाइनेंशियल ईयर मानता है 1 मार्च से अगले साल की 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। यानी कि इररिस्पेक्टिव का मतलब होता है कि इसको हम काउंट नहीं करेंगे, यानी कि लोकेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चाहे कहीं भी प्रोडक्शन हो रहा हो, अगर वो कोई भारतीय कर रहा है, अगर किसी भारत के नागरिक द्वारा वो उत्पादन हो रहा है, तो इसका मतलब वो भारत की जीएनपी में काउंट होगा, जीएनपी को इफेक्ट करेगा। अब जीएनपी का फॉर्मूला हमने देखा था, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जिसको हमने पिछली स्लाइड में सिंपल भाषा में फॉरेन इनकम लिखा था, यानी कि विदेशी आय लिखा था। मतलब वही होता है, ये टेक्निकल शब्द है, आप याद कर लीजिए। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का क्या मतलब होता है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे देश को विदेशों से कुल कितनी आय प्राप्त हुई। वे प्लस भी हो, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब इंडिया की टर्म्स में ये अभी तक हमेशा नेगेटिव ही रहा है, यानी कि भारत का जीएनपी जीडीपी से हमेशा कम रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर जीएनपी जीडीपी से कम होगा तो इसका मतलब जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, यानी कि हमारे देश की कुल विदेशी आय है, वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब भारत से बाहर जो पैसा जा रहा है वो भारत में जो पैसा आ रहा है उससे ज्यादा है। देखिए अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का क्या फॉर्मूला होता है, इनकमिंग इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि विदेशों से जो पैसा हमारे देश में आ रहा है उसमें से हम क्या घटा देंगे, आउटगोइंग इनकम फ्रॉम द कंट्री, यानी कि हमारे देश से जो पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है, यानी कि विदेशी कंपनियां या विदेशी नागरिकों द्वारा जो पैसा कमाया गया है उसको हम घटा देंगे, तो हमें हमारे देश की शुद्ध विदेशी आय यानी कि कुल विदेशी आय मिल जाएगी। अब जीएनपी क्या मेजर करता है, जीएनपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन डन बाय सिटीजन्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। पिछले स्लाइड में हमने पिछले क्लास में हमने देखा था कि जीडीपी क्या मेजर करता है और एनडीपी क्या मेजर करता है। तो जीडीपी मेजर करता है कितना प्रोडक्शन उस देश की सीमा के भीतर हुआ, यानी कि उस इकोनॉमी की कितनी प्रोडक्शन पावर है। वहीं जीएनपी मेजर करता है कि उस देश के नागरिक कितने उद्यमी हैं, यानी कि कितने एंटरप्रेन्योरियल हैं, यानी कि कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है। तो जीएनपी किसी देश के नागरिकों द्वारा की गई मेहनत का प्रमाण होता है, यानी कि उस देश के नागरिक कितने कैपेबल हैं, उस देश में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षाएं लोगों को मिल रही हैं, क्योंकि जब लोग पढ़े लिखेंगे तभी वो उत्पादन कर पाएंगे। तो यानी कि ये एक तरह से लोगों की सोशल कैपिटल यानी कि सामाजिक पूंजी का विश्लेषण करता है। आगे हम देखते हैं, अगला हमारे पास है नेट नेशनल प्रोडक्ट। हमने कल वाली क्लास में भी हमने देखा था कि नेट और ग्रोस में क्या डिफरेंस होता है। ग्रोस का मतलब होता है सकल, ग्रोस का मतलब होता है सकल, और नेट का मतलब होता है कुल या फिर शुद्ध। अब ग्रोस एंड नेट में हमने पिछली क्लास में फर्क समझा था। तो ग्रोस एंड नेट में हमारे पास फर्क ये होता है कि जो ग्रोस इनकम होती है यानी कि जो सकल इनकम होती है वो होती है उसमें से हम कुछ घटाते नहीं है, वो हमें जो फेस वैल्यू दिख रही है वो हमें दिख रही है। लेकिन जो हम कुल या शुद्ध काउंट करते हैं, तो कुल या शुद्ध जब हम काउंट करते हैं तो हम उसमें से जो हमारा घाटा हुआ, जो हमारा नुकसान हुआ, जो चीज़ों की कीमत में कमी आई उसको घटा देते हैं। ठीक है। अभी देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन माइनस द डेप्रिसिएशन। यानी कि यहां तक जो हमारी डेफिनेशन है वो हमारी जो हमने पिछले उसमें देखा था, पिछली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, बताइए जल्दी बताइए। पिछली स्लाइड में हमने किसके बारे में पढ़ा था, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था जीएनपी के बारे में, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, माफ कीजिएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया था। ये पॉइंट अलग है। तो अगर आपको कभी ये दो डेफिनेशंस दे दी जाएं तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। अगर वहां पर डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास, इसको बोलते हैं मूल्यह्रास, यानी कि कितना मूल्य का हमारा नुकसान हो गया है, कितना मूल्य किसी वस्तु का घट गया है, उसको हम मूल्यह्रास बोलते हैं। तो ये जो मूल्यह्रास है इसको हम घटा देते हैं
तो हमारे पास नेट आता है। यही डिफरेंस हमने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद में देखा था। ठीक है, अब देखिए एनएनपी क्या होता है। एनएनपी होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, यानी कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें से जब हम मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो हमारे पास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आता है। ठीक है, अब पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि जो जीएनपी होता है, जो जीएनपी होता है उसका फॉर्मूला हमने पिछली स्लाइड में देखा था। याद करने की कोशिश कीजिए कि वो फॉर्मूला क्या था। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो फॉर्मूला क्या था। आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, तब तक मैं वो फॉर्मूला यहां लिखता हूं। शायद आप कमेंट कर रहे होंगे, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो हमने पिछली स्लाइड में जीएनपी का फॉर्मूला ये देखा था कि जो जीडीपी हमारा होता है, जीडीपी में जब हम हमारे देश की कुल विदेशी आय जब ऐड कर देते हैं तो हमारे पास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी कि शुद्ध विदेशी आय। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अगर हम इसको पुट करें तो जीएनपी की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास एनएनपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अगर उसको जीडीपी की टर्म्स में देखें हम, तो एनएनपी का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी कि कुल विदेशी आय माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम किसको बोलते हैं? डेप्रिसिएशन को मैंने आपको बताया कि हिंदी में क्या बोलते हैं। डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। डेप्रिसिएशन को सॉरी डेप्रिसिएशन को हिंदी में मूल्यह्रास बोला जाता है। तो ये हमारे पास एनएनपी का एक फॉर्मूला है, ये हमारे पास एनएनपी का दूसरा फॉर्मूला है। इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि कई बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, आपसे फॉर्मूला लिख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन की जगह एक्स लिख दिया जाएगा या वाई लिख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि एक्स का मतलब क्या है। आपके पास चार ऑप्शंस होंगे, तो आपको डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास चूज करना है, या फिर एनएनपी बराबर है यहाँ एक्स लिख दिया जाएगा माइनस मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन लिख दिया जाएगा, तो तब हमें यहाँ चूज करना है हमारा ऑप्शन जीएनपी। तो ये फॉर्मूलाज क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। यानी कि हम जो शुरू से बात कर रहे हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है, हम राष्ट्रीय आय किसको मानते हैं, किसको। हमने चार मेजर्स देखे राष्ट्रीय आय के, जीडीपी, फिर एनडीपी, फिर जीएनपी और फिर अभी एनएनपी। ठीक है, तो जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। अभी आप इसको बस याद कर लीजिए कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। यानी कि जो फैक्टर कॉस्ट पर हम एनएनपी काउंट करते हैं वो हमारे देश की राष्ट्रीय आय हम मानते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जितने भी मेजर्स हैं, ये मेजर्स दो तरीके से काउंट किए जा सकते हैं। ये जितने भी मेजर्स हैं ये दो तरीकों का इस्तेमाल करके काउंट किए जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास तरीका है एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, वो हम देखना चाहेंगे कि फैक्टर कॉस्ट होता क्या है। हमने देखा था कि फैक्टर कॉस्ट के बारे में कुछ बात हुई है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास तरीका होता है एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो देखिए फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी फाइनल गुड इन अ फैक्ट्री। यानी कि एक फैक्ट्री यानी कि एक कारखाने में किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। वो पैसा इनपुट्स में भी खर्च होता है, जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी के लिए भी खर्च होता है। तो हर जगह जो भी खर्चा होता है एक किसी भी वस्तु को उत्पादित करने के लिए फैक्ट्री में, उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं कारक। फैक्टर को हम कारक बोलते हैं, तो कारक मूल्य बोलते हैं। एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब हमारे पास होता है कारक मूल्य पर लागत। समझ गए? तो फैक्टर कॉस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कारक मूल्य। कारक मूल्य का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करो एक ब्रेड को बनाने के लिए हमें, ब्रेड अगर हम बनाते हैं तो ब्रेड बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? गेहूं प्लस नमक प्लस जो हम मशीन लगाते हैं उस मशीन की कीमत
प्लस जो वहां पर जो लोग काम करते हैं यानी कि लेबर, ये सब चीजें हमें चाहिए होंगी। तो अगर ये सब चीजें हमें चाहिए होंगी तो ये सब हमारे पास है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये हमारे उत्पादन के कारक हैं, इनके बिना उत्पादन नहीं होगा। दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन सब को एक जगह इकट्ठा करने में जो भी लागत लगती है, जो भी मूल्य लगता है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। समझ गए होंगे अब आप फैक्टर कॉस्ट का मतलब। तो ये हमारे पास वो कीमत होती है जो किसी वस्तु को कारखाने में उत्पादित करने के लिए हमें खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये इसका जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअली ये जो पॉइंट है ये फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कि दिस एज द प्राइस ऑफ एनी गुड माइनस द इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड ऑन इट। यानी कि देखिए एक फैक्ट्री में सपोज करिए कोई चीज है, कोई वस्तु है, ये एक नोटबुक है मान लीजिए आप। इस नोटबुक को बनाने के लिए किसी फैक्ट्री में 10 रुपए की लागत आती है। ठीक है, 10 रुपए की लागत आती है। अब आप जब इसको बेचने जाते हैं, ठीक है, जब आप इसको बेचने जाएंगे मार्केट में, तो उससे पहले बीच में आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बीच में एंट्री मारती है और वो इस पर सपोज कीजिए 2% टैक्स लगा देती है। तो जब वो गवर्नमेंट 2% इस पर टैक्स लगा देगी तो इसकी टोटल कीमत कितनी हो जाएगी? इसकी कुल कीमत हो जाएगी 12 रुपए। 10 का 2% 2 रुपए, वो हमने इसमें ऐड कर दिया, तो इसकी टोटल कीमत हमारे पास 12 रुपए हो जाएगी। इसकी टोटल कीमत हमारे पास 12 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट देखें, सिर्फ कारक मूल्य पर इसकी जो लागत देखें, यानी कि जो हमें खर्चा आया, जो जिस खर्चे पर एक एंटरप्रेन्योर ने अपना प्रॉफिट भी निकाल लिया, जो उसका खर्चा आया वो भी निकाल लिया, वो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट इसका 10 रुपए है, यानी कि कारक मूल्य इसका 10 रुपए है। यानी कि इसको बनाने के लिए और जो प्रॉफिट होता है उसको निकालने के बाद इसकी कीमत 10 रुपए होती है। ठीक है, अगर बीच में गवर्नमेंट ना आए, यानी कि इस पर जो टैक्सेस लगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो अगर ना लगे, तो इसकी कीमत 10 रुपए है। और वैसे इसकी मार्केट प्राइस है 12 रुपए। तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट देखें तो फैक्टर कॉस्ट हमारे पास क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये हमारे पास फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अभी हम अगला मेजर देखते हैं जो कि है हमारे पास मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा। मार्केट प्राइस का मतलब होता है बाजार मूल्य। मार्केट प्राइस का मतलब होता है हमारे पास बाजार मूल्य। ठीक है, अब बाजार मूल्य क्या होता है? दिस इज द कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, यानी कि जो अंतिम रूप से उस वस्तु का इस्तेमाल करता है, किसी भी गुड का इस्तेमाल करता है, उसको जो खर्चा लगता है, यानी कि उसको जो कॉस्ट लगता है, उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। यानी कि फाइनली जो हमने पिछले एग्जांपल में देखा, जो हमारी नोटबुक थी, वो फाइनली कितने रुपए में बिक रही थी? 12 रुपए में। यानी कि उसका मार्केट प्राइस क्या है? 12 रुपया। उसका मार्केट प्राइस हमारे पास 12 रुपए है। तो ये 12 रुपए उसका मार्केट प्राइस था, 10 रुपए उसका फैक्टर कॉस्ट था। अब हमने देखा कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है? फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, यानी कि बाजार मूल्य किसके बराबर होता है हमारे पास? कारक मूल्य प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये हमारे पास क्या होता है? हमारा बाजार मूल्य, यानी कि मार्केट कॉस्ट होता है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं इसको। ये रतन टाटा साहब हैं। अब रतन टाटा ने ये टाटा नैनो बनाई। इन्होंने सोचा कि लोगों को सस्ती कार अवेलेबल कराते हैं, तो इन्होंने टाटा नैनो बनाई। इन्होंने जब टाटा नैनो बनाई तो इनका टाटा नैनो बनाने में कुल खर्चा आ गया 80,000 रुपये। ईजी करने के लिए हम मान लेते हैं 1 लाख रुपए। ठीक है, तो टाटा नैनो बनाने के लिए रतन टाटा साहब को खर्चा आ गया 1 लाख रुपया। ठीक है, तो इनका फैक्टर कॉस्ट कितना हो गया? फैक्टर कॉस्ट इनका हो गया 1 लाख रुपए। ठीक है, अब मान लीजिए इस पर अब 1 लाख रुपए रतन टाटा कह रहे हैं कि भाई मैं ये कार ना 1 लाख रुपए में किसी कंज्यूमर को बेचने के लिए तैयार हूं। ये एक कंज्यूमर है, इसको कार खरीदनी है,
इस इंसान को कार खरीदनी है, तो जब ये कार खरीदने रतन टाटा के पास जाएगा तो वो आपको कहेगा कि मैं आपको 1 लाख रुपए में ये कार दे दूंगा, इस 1 लाख रुपए में मेरा जो प्रॉफिट है वो भी निकल जाएगा, और मैंने जो इसमें खर्चा लगाया इस कार को बनाने में, यानी कि मेरा जो कारक मूल्य है वो भी निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर तभी एंट्री होती है भारत सरकार, मोदी जी। मोदी जी कहते हैं नॉट सो फास्ट, नॉट सो फास्ट ब्रो, इतना जल्दी नहीं। यानी कि मोदी जी कहते हैं कि ये जो 1 लाख रुपए में आप कार बेच रहे हैं, आप इसको 1 लाख में नहीं बेच सकते, क्योंकि आपको इस पर 18% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 12%, 18%, 2% जितना भी टैक्स होता है वो देना पड़ेगा। हम मान लेते हैं इस पर 5% टैक्स है, तो जब इस पर 5% टैक्स हमारे लग जाएगा, तो हमारी इस कार की कुल कीमत कितनी हो जाएगी? 1,50,000 रुपया। सॉरी, मैथ्स बहुत वीक है भाई। तो 1,05,000 रुपया। तो 1,05,000 जो 500 रुपया है वो फाइनल कंज्यूमर को भरना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो 1,05,000 रुपये है, ये है इसकी मार्केट प्राइस। दिस इज द मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार में वो वस्तु कितने रुपए की बिक रही है? बाजार में वो वस्तु 1,05,000 रुपये की बिक रही है, और वही वस्तु हमें फैक्ट्री से कितने रुपए की मिल रही है? 1,00,000 रुपए की। यानी कि ये इसका फैक्टर कॉस्ट है और वो उसका मार्केट प्राइस है। देखिए, यहां पर जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और जोड़ दिए गए हैं, यानी कि हमारे जो टैक्सेस होते हैं, भारत सरकार जो किसी भी चीज पर टैक्स लगाती है, वो टैक्स यहाँ ऐड हो जाता है, तब वो मार्केट प्राइस मिलता है। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, आप फॉर्मूला फिर से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी कि जो भी अप्रत्यक्ष कर किसी चीज पर लगते हैं, किसी चीज को, किसी भी वस्तु और सेवा को जब हम मार्केट में बेचते हैं तो उस पर कुछ कर लगता है, उसी को हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। और ये हमारे पास होता है मार्केट प्राइस की जो वैल्यू है, यानी कि बाजार मूल्य जो हमारे पास होता है वो होता है कारक मूल्य प्लस अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, हम देखते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद है कारक मूल्य पर, वो किसके बराबर होगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार मूल्य पर जो हमारी जीडीपी है, बाजार मूल्य पर जो सकल घरेलू उत्पाद है, प्लस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देंगे और सब्सिडीज इसके अंदर जोड़ देंगे। अब सब्सिडीज हम इसके अंदर क्यों जोड़ेंगे? आप सोच रहे होंगे सब्सिडीज हम इसके अंदर क्यों जोड़ेंगे? देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो पैसा है जो सरकार हमसे ले रही है, उत्पादन करने के लिए सरकार हमसे कुछ पैसा ले रही है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अप्रत्यक्ष कर सरकार हमसे ले रही है, लेकिन बदले में सरकार हमें कुछ दे भी तो रही है। वो होते हैं हमारी सब्सिडीज, यानी कि प्रोडक्शन सब्सिडीज। यानी कि किसी चीज को उत्पादन करने के लिए सरकार, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, तो उन सब्सिडीज को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि कारक मूल्य पर जो हमारी जीडीपी की कीमत होगी वो होगी बाजार मूल्य पर जो जीडीपी है उसमें से अप्रत्यक्ष कर हम घटा देंगे और सब्सिडीज उसमें जोड़ देंगे, तो हमें कारक मूल्य पर जीडीपी मिल जाएगी। ये जो चारों फॉर्मूले हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये पूछा जा सकता है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, सीधा सीधा, कि हम किसी मेजर को फैक्टर कॉस्ट पर काउंट करें, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर उसकी गणना करें और बाजार मूल्य पर उसकी गणना करें, तो इनमें क्या फर्क होगा। ठीक है, और दूसरा ऐसे पूछा जा सकता है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स दे देंगे, आपको एक्स का मतलब बताना होगा कि एक्स का मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है, या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह एक्स दे देंगे, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि एक्स का वैल्यू इनडायरेक्ट टैक्स होगा। ठीक है, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे कि अगला हमारे पास है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा। इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा उल्टा करेंगे, यानी कि बाजार मूल्य को इधर लेके जाएंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को इधर लेके जाएंगे, तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को इधर लेके गए, सब्सिडीज को इधर लेके गए, तो जो हमने यहाँ ऐड किया था वो यहाँ पर घटा देंगे और जो यहाँ पर घटाया था वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पर हमने ऐड की थी सब्सिडीज, सब्सिडीज को हम यहाँ से घटा देंगे, और यहाँ पर हमने घटाए थे मार्केट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी अप्रत्यक्ष कर, उनको यहाँ हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब जो फैक्टर कॉस्ट होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट पर किसी भी मेजर की अगर हम देखें, कोई भी मेजर, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी या जीएनपी, इन सभी को, किसी भी मेजर को हम इसमें पुट कर सकते हैं। यानी कि मेजर का मतलब हमारे पास क्या होता है कि यहां पर हम जीडीपी, यहां मेजर की जगह हमें क्या लिखना है?
ये मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं। यहां पर हमें मेजर की जगह क्या लिखना है, जीडीपी या जीएनपी या एनएनपी या फिर जीएनपी, इन चारों में से हम कोई भी मेजर यहां रख सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट पर अगर हमें किसी मेजर की वैल्यू निकालनी है तो हम वो मेजर उसका मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस पर उसकी वैल्यू हमें जो भी दे रखी होगी वो, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस हम घटा देंगे और सब्सिडीज जोड़ देंगे। वहीं सेम अगर हमें मार्केट प्राइस यानी कि बाजार मूल्य पर उसकी वैल्यू निकालनी हो तो हम यहाँ पर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या फिर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, वो सब की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस हम जोड़ देंगे और सब्सिडीज हम घटा देंगे, यानी कि जो अप्रत्यक्ष कर हमारे हैं वो हम उसमें जोड़ देंगे और सब्सिडीज को घटा देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये यहां तक समझ आ गया होगा। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो कि है रियल और नॉमिनल का। ठीक, देखिए ये नॉमिनल जीडीपी होती है कि ये कैलकुलेटेड एट करंट मार्केट प्राइस, यानी कि करंट मार्केट प्राइस का मतलब हमारे पास क्या होता है कि अभी जो बाजार मूल्य है किसी वस्तु का, यानी कि अभी उसकी जो कीमत है वो उसका करंट मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, अब करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करने में हमारे पास क्या दिक्कत आती है कि ये इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करता। मतलब हम ये मानते हैं कि भाई इसमें जब ये कैलकुलेट करते हैं तो हम इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है, महंगाई को कंसीडर नहीं करते। सोचिए अगर हमने सपोज करिए हमारे देश में 5 पेन का उत्पादन हुआ, ठीक है, और इन 5 पेन की, एक पेन की कीमत हमारे पास 10 रुपए थी 2 साल पहले। ठीक है, 2 साल पहले एक पेन की कीमत हमारे पास 10 रुपए थी और 5 पेन का उत्पादन हुआ, तो टोटल हमारे देश में कितना उत्पादन हुआ, 50 रुपए का, यानी कि हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी, 50 रुपए। ठीक है, अब सोचिए 2 साल बाद भी आज भी इंडिया में 5 ही पेन प्रोड्यूस हुए। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास एक पेन की कीमत 12 रुपए हो गई, तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 60 रुपीज, यानी कि 60 रुपए। हमने 60 रुपए का उत्पादन किया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास, हम कहेंगे कि हमारी जीडीपी 10 रुपए से बढ़ गई है, यानी कि हमारी जीडीपी में 10 रुपए का इजाफा हो गया है, हमारे जीडीपी 10 रुपए बढ़ गई है। लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें, अगर हम एक्चुअली कुछ देखें तो क्या पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स जो हमने प्रोड्यूस किए, यानी कि जितने पेन हमने उत्पादित किए, क्या वो बढ़ा है, नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें बढ़ोतरी दिख रही है ये असली बढ़ोतरी नहीं है, ये एक्चुअल में कोई ग्रोथ नहीं हुई है देश में। एक्चुअल में देश वहीं का वहीं है, इकोनॉमी वहीं की वहीं है, हमारी जीडीपी नहीं बढ़ी है। तो ये बढ़ी हुई दिख किस लिए रही है, ये हमें दिख रही है महंगाई की वजह से। ठीक है, अब देखिए ये हमें एक रियल पिक्चर नहीं देता। रियल पिक्चर कैसे नहीं देता कि अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो भी अगर हम करंट मार्केट प्राइसेस को ही कंसीडर करते रहें तो वो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की वजह से बढ़ी हुई दिख सकती है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास है रियल जीडीपी। अब इसमें इस नॉमिनल जीडीपी यानी कि जो नाम मात्र जीडीपी है उसमें और असली जीडीपी में, वास्तविक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में क्या फर्क होता है कि इसमें जो समस्याएं आई उन समस्याओं को मिटाने के लिए हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। अब रियल जीडीपी कैलकुलेट कैसे की जाती है कि रियल जीडीपी ऐसे कैलकुलेट की जाती है कि हम इसे कांस्टेंट प्राइस पर मापते हैं, यानी कि हम इसमें महंगाई को कंसीडर करेंगे और हम महंगाई को कंसीडर करके महंगाई के इफेक्ट को हटा देंगे। तो हम कैसे हटाएंगे, हम ये मान लेंगे कि पेन की जो कीमत, बढ़ी हुई कीमत है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम एक बेस ईयर मान लेंगे। ठीक है, बेस ईयर हम कैसे मान लेंगे कि हम मान लेंगे कि जो पेन की कीमत है, जीडीपी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम वही कीमत लेंगे जो उसकी 2011-12 में थी। ठीक है, अब सपोज करो 2011-12 में पेन की कीमत 10 रुपए ही थी, तो हम जब देखेंगे इस बार रियल जीडीपी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो रियल जीडीपी हमारे पास इस बार फिर से 50 रुपए ही आएगी। तो जब हमारे पास रियल जीडीपी फिर से 50 रुपए आ रही है तो अब हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि जीडीपी में कोई वृद्धि नहीं हुई, यानी कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा ही नहीं, वो बिल्कुल वहीं का वहीं है। जबकि हमने जब नॉमिनल यानी कि नाम मात्र का सकल घरेलू उत्पाद देखा था तो उसमें हमने देखा था कि हमें बढ़ोतरी दिख रही थी, लेकिन जब हमने वास्तविक असली पिक्चर जब हमने देखी, वास्तविक स्थिति क्या है कि कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई इजाफा नहीं हुआ है, इकोनॉमी हमारी अभी भी वहीं की वहीं है। ठीक है, ये हमारे इन्फ्लेशन को इफेक्ट को कंसीडर करके उसको हटा देता है। ठीक है, और ये हमें रियल पिक्चर देता है, यानी कि इकोनॉमी की प्रोडक्शन पावर कितनी है, इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी कितनी है, उसकी जो सही पिक्चर, जो हमें वास्तविक पिक्चर देता है, वो कौन देता है, रियल जीडीपी। ठीक है, अब इस रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में हम डिफरेंस करने के लिए एक
फॉर्मूले का यूज करते हैं, एक फैक्टर का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी डिफ्लेटर कैसे काम करता है कि देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर काम करता है कि हमने देखा कि भाई हमने 5 पेन का उत्पादन किया, ठीक है, तो पिछले साल हमारे पास हमारी टोटल जीडीपी थी 10 रुपए का एक पेन हुआ, तो हमारी टोटल जीडीपी होगी 50 रुपए, ठीक है। इस साल भी हमने 5 पेन प्रोड्यूस किए, इस साल भी जब हमने 5 पेन प्रोड्यूस किए तो इस बार एक पेन की कीमत 12 रुपए हो गई थी, तो हमारी जीडीपी हो गई थी 60 रुपए, ठीक है। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है कि जीडीपी डिफ्लेटर रियल और नॉमिनल जीडीपी के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है महंगाई की वजह से, यानी कि कुल मिलाकर जितनी महंगाई पेन की कीमत में आई है उतने परसेंटेज पॉइंट से इस जीडीपी को घटा देगा। जैसे कि अगर हम देखें कि यहां से यहां तक हमारे पास 2% डिफरेंस आया है। 2% डिफरेंस कैसे? हमारे पास टोटल 20%, सॉरी माफ कीजिएगा, हमारे पास टोटल 20% इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो जब 20% जो हमारा इंक्रीज हुआ है, यानी कि जो 20% हमारे पास आएगा वो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर होगा, उसको हम जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर का क्या काम होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, ये परसेंटेज पॉइंट्स में काउंट होता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, यानी कि हमारे पास नॉमिनल जीडीपी इस केस में जो हमने उदाहरण लिया, इस केस में हमारे पास नाम मात्र की जीडीपी, यानी कि जो महंगाई के साथ हमारी जीडीपी है वो कितनी है? 60 रुपए। ओरिजिनल जीडीपी हमारे पास कितनी है? 50 रुपए गुना 100, तो ये हमारा जीडीपी डिफ्लेटर का फैक्टर आ जाएगा, यानी कि 120%। यानी कि हमारा जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो 120% होगा। अब 120% का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है, यानी कि जो नाम मात्र की जीडीपी है, वो वास्तविक जीडीपी से 120% बढ़कर दिख रही है, यानी कि उसमें से हमें 20% घटाना होगा, तब हमें हमारी वास्तविक जीडीपी मिलेगी। तो इसका काम क्या होता है? ये हमारे जो इकोनॉमी है उस पर जो महंगाई का प्रभाव है उसको हटाने के लिए, यानी कि हमें एक वास्तविक पिक्चर देने के लिए, महंगाई के प्रभाव को हटाकर एक वास्तविक पिक्चर देने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हैं। समझ आ गया होगा आपको जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। अभी हमारे पास एक और, शायद क्लास बहुत लंबी हो रही है ना, चलिए यहां से आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक आप जीडीपी डिफ्लेटर तक पढ़िए और इसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।